देखो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में आगे प्रतिवर्ती धारा में आगे की ओर पढ़ेंगे। देखो, आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच ग्राफ आज का टॉपिक है। आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच ग्राफ। चलिए देखिए, आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच ग्राफ। आवृत्ति एवं प्रतिबाधा के बीच ग्राफ। आवृत्ति और प्रतिबाधा, जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे मान लो आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे आवृत्ति आपकी बढ़ती है उसी हिसाब से जो है प्रतिबाधा भी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। देखो, जैसे जेड बराबर होता है √r² प्लस XL² प्लस XC, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा वैसे वैसे क्या करती है, घटती है। देखो, ऐसे ग्राफ बना लो। इधर फ्रिक्वेंसी इस साइड में और इधर प्रतिबाधा, इधर प्रतिबाधा, ठीक। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है प्रतिबाधा क्या करती है, घटती है। तो देखो, आवृत्ति बढ़ रही है, प्रतिबाधा क्या कर रही है, घट रही है। लेकिन एक निश्चित आवृत्ति पर ये प्रतिबाधा इसके बाद फिर से क्या करना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, ठीक। ये निश्चित आवृत्ति जो है इसको कहेंगे F0। इसको क्या कहेंगे, F0। मतलब एक मिनिमम जो है अनुनादी आवृत्ति कहते हैं इसको। F0 को क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। मतलब यहाँ के बाद प्रतिबाधा फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। और इस वाले को कहते हैं मिनिमम प्रतिरोध, मतलब जेड मिनिमम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम। इससे ज़्यादा अगर प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रतिरोध को, परिपथ के प्रतिरोध को इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी, देखो फ्रिक्वेंसी इधर को बढ़ रही है ना, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है प्रतिबाधा धीरे धीरे करके क्या घट रही, घट रही। देखो, फ्रिक्वेंसी इधर बढ़ रही है, प्रतिबाधा क्या कर रही है, घट रही है। एक न्यूनतम आवृत्ति पर, एक न्यूनतम आवृत्ति पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो गई, ठीक है। एक अधिकतम, हाँ, एक आवृत्ति पर जो है प्रतिबाधा क्या हो गई, न्यूनतम। जिस पर ये न्यूनतम हो गई प्रतिबाधा उसी को कहते हैं हम अनुनादी आवृत्ति। क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद अगर बढ़ाएंगे आवृत्ति तो फिर से करना क्या करेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं थर्ड नंबर। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर। परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होने पर धारा का मान उच्चतम हो जाता है। देखो, सेकंड जो नोट लिखा है, सेकंड बात जो लिखी है, देखो आपको पता है कि आई बराबर जो होगा वो होगा क्या, आई के बाद जो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, आई बराबर होता है आपका V/Z। अगर जेड मिनिमम हो गया, ठीक है, बी पोटेंशियल मान लो इक्वल है, तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये बात लिखिए, ठीक है। तो ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन में धारा की परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम, ठीक है। धारा का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम, ठीक। तो देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पर देखो, फिर आवृत्ति बना लीजिए, अनुनादी आवृत्ति, और ये आई कर लीजिए। यहाँ पर देखो धीरे धीरे धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, और एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर देखो अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान क्या हो जाएगा, उच्चतम, ठीक है। बातें समझ में आई, ये हो गया आपका। मतलब ग्राफ हो गया दो। इसके बाद देखिए आगे, अब ग्राफ के बाद आप स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप परिपथ में शक्ति गुणांक जो है, देखिए ये हो जाएगा आपका। शक्ति गुणांक के लिए आपने पढ़ा है, देखो दो चीज़ें पढ़ी है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिख लो पहले, सबसे पहले। देखो, माना प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, देखो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपको क्या बताया गया, I=I0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा आपने, ठीक। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिख लो, वोल्टता का समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण हो जाएगा V = V0 I0
नहीं, वी और क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों समीकरण लिख लिया। ठीक। अब देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टा, परिपथ का शक्ति गुणांक, परिपथ का शक्ति, परिपथ की शक्ति निकाल लो पहले। क्या निकालेंगे, परिपथ की शक्ति। आपने पढ़ रखा है P इक्वल टू वी इंटू आई, क्या पढ़ रखा है, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो P इक्वल टू वी का मान रख लो यहाँ पर, वी इंटू आई मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक। इस नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको सही से बार एवरेज का निशान यहाँ पे लगा है पहले से ही शुरू से। ठीक है, परिपथ का शक्ति की औसत शक्ति बाद में निकालेंगे, पहले इसको रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना उसको। चलिए देखिए, ऐसे जैसे लगा रहे हैं इस तरह उतारना, पी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट, साथ में लिखो साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना। ये हो गया। देखो, औसत निकालने के लिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया है, जैसे नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। पी एवरेज, क्या लिखेंगे, पी एवरेज, क्या लिखेंगे, पी एवरेज। पी एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन, अभी बताया गया था, जीरो से एवरेज किसी चीज़ का निकालना हो। ठीक, यहाँ हो जाएगा पी इंटू कितना, डी टी, अपॉन में इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू डी टी, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है। और औसत शक्ति गुणांक किसी को कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति को औसत शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक। देखो, औसत शक्ति निकाल लीजिए भाई। देखो, जब वी औसत में है, आई औसत में है भाई, पी इक्वल टू वी टू आई, तो एक कांस्टेंट करंट के लिए होता था, डीसी करंट, किसके लिए, डीसी करंट के लिए। लेकिन जब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब आई जो है वेरी कर रहा है किस पर, टाइम पर, टाइम के साथ अपने दिशा को और आवृत्ति को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे औसत भी एवरेज ही चाहिए हमें, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ऐसे, तो एवरेज निकालने का तरीका है ये। यहाँ पे देखो, मान रख लेते हैं, पी एवरेज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी, ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बटे जीरो से टी और इंटू कितना, डी टी, बात समझे, ओमेगा टी और इंटू साथ में ये डी टी। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए, इसके बाद अगर देखेंगे, हम्म, देखो, जो यहाँ हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं निकालते हैं, ठीक है, ये एक विशेष कंडीशन हो जाएगी, इस कंडीशन को फॉलो ना करके किसी एक चीज़ थोड़ा सा फेज डिफरेंस भी दिखा लो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस में फाइव कर लूँ, क्या कर लूँ, फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब धारा जो है फाइव कला क्या है, अग्रगामी, धारा मान लेते हैं फाइव कला क्या है, अग्रगामी, उसके लिए करते हैं तो सभी सूत्रों के लिए हो जाएगा ना। तो ये आई नॉट साइन ओमेगा टी और क्या हो जाएगा, प्लस का फाइव हो जाएगा यहाँ पे, और ये फाइव हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर ना हो गए, ये हो जाएगा कितना, साइन, साथ में ओमेगा टी और प्लस का कितना, फाइव। बातें समझ में। ठीक। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर ना लगा के आप इसको ऐसे करिए, साइन ओमेगा टी और दूसरा हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगला वाला क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मान लो कहीं पे फेज डिफरेंस भी मिलेगा तो उसमें इस तरह ये कवर हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उनको बाहर कर लो, तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना, वी नॉट बटे आई नॉट, वी नॉट आई नॉट बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का टी हो जाएगा स्मॉल, और लिमिट लग जाएगी जीरो से कैपिटल टी, इसको छोड़ दिया। अब देखो पूरे पे जीरो से टी, अब बचा क्या आपके पास, केवल बचा आपका साइन ओमेगा टी, और दूसरा बचा साइन ओमेगा टी और प्लस का कितना, फाइव, ये बच गया, और इंटू साथ में क्या बचा, डी टी। अगर मैं इसको दो से गुणा भाग कर लूँ, मान लिया दो से गुणा भाग कर लूँ, ठीक है, दो से गुणा भाग करने पर देखो क्या आ जाएगा, एक दो तो नीचे आ जाएगा, एक बटे दो, और ये वाला दो यहाँ पर। ठीक, दो से गुणा भाग कर दिया मैंने। अब दो से गुणा भाग कर लिया, ठीक, यहाँ पर, तो ज़रा देखिए अब कर क्या सकते हैं हम, समझ में। दो से गुणा भाग, और इस साइन को तोड़ दो, साथ में ये भी कर सकते हैं, इस साइन को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। दो से गुणा तो करेंगे ही, साथ में हम क्या करेंगे, इस साइन को तोड़ देंगे, ये वाला जो है, ठीक है, इस भाग को हम फिर से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करें। देखो, इसको आप ऐसे करिए, तो थोड़ा ऊपर खिसका ले पहले तो, हम्म, चलिए देखिए, ये लिखा रहने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेंगे तो वी नॉट और आई नॉट, ठीक है, बटे बटे में, समझे? तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट आई नॉट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस कितना, जीरो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, जीरो से कहाँ तक लिखेंगे, टी तक, और देखो टू साइन ओमेगा टी भी अपनी जगह पर, अभी इसको लिखा ना, तो इसमें फार्मूला लगा लो साइन ए प्लस बी का,
तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस कॉस ओमेगा टी और साथ में कितना साइन फाइव। ठीक, ये हो गया आपका। ध्यान दो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये हो गया अंदर, बाद में डी टी होगा। ठीक, आप इसको लिखेंगे वी नॉट आई नॉट, ठीक, और अपॉन में टू टी, ये हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन जीरो से टी, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ठीक, प्लस टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू ये वाला साइन फाइव, ये साइन फाइव हो गया। ठीक, इतनी चीज़ें होगी, बाद में डी टी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से अगर मैं ध्यान दूँ तो ये क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो यहाँ से ज़रा फिर से देख लीजिए एक बार। इस जगह से देखो, ये लाइन हटा देते हैं, इस पे ध्यान देना फिर से। हम्म, चलो यहाँ से आप फिर से ध्यान देंगे। हम्म, इस जगह से आप फिर से ध्यान देंगे। देखिए यहाँ से आप देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, कि एवरेज बराबर, इसको लिखो वी नॉट आई नॉट, है ना, वी नॉट आई नॉट। इससे भी पहले आप एक सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको भी लिखने से पहले एक सूत्र का यूज़ करेंगे। देखो टू साइन ए और साइन बी का सूत्र, तो इसका यूज फार्मूला देखो, चूँकि टू साइन ए और कितना है साइन बी इज इक्वल टू, ठीक है, टू साइन ए साइन ए बी इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी। कल मैथमेटिकल टर्म इसमें यूज़ करिएगा, वो वाला टर्म मत लगाइए, मैथमेटिकल टर्म वाला पढ़िए। कॉस ए माइनस बी और साथ में लिखिए कॉस ए प्लस बी, ये होता है सूत्र। ठीक, तो ये आपका सूत्र होता है। तो अब ज़रा देखो, अगर ये सूत्र यूज होता है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक, तो कॉस ए माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा, आप लिखो इस सूत्र को वी नॉट आई नॉट बटे में टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो, इसको लिख लो। ठीक, अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन पूरा पूरा जीरो से कहाँ तक टी। अब देखो यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस साथ में ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस का फाइव, ये माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी और प्लस का फाइव। ठीक, ये इंटीग्रेशन डी टी है ये बाहर। तो देखो ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, कॉस माइनस फाइव का कोई मतलब नहीं है, तो ये बचा आपका वी नॉट और कितना आई नॉट, है वी नॉट एंड आई नॉट बाई टू टी। यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से टी, ये हो जाएगा कॉस फाइव, कितना हो जाएगा कॉस फाइव। ठीक है, पूरा पूरा क्या बचा कॉस फाइव, और साथ में साथ में यहाँ पर माइनस का ओमेगा टी मिल के दो बार, तो कॉस टू ओमेगा टी और प्लस का फाइव। ठीक, ये बचा आपका, और ये बचा इंटीग्रेशन डी टी लास्ट में, ये बच गया आपका इंटीग्रेशन कितना डी टी। ठीक, यहाँ तक जब इंटीग्रेशन आपका हो गया, भाई पूरा यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दूँ अंदर, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाऊँ, ठीक है, देखिए क्या क्या हो जाएगा। शुरू करूँ, देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिखूँ, देखो वी नॉट और साथ में कितना आई नॉट और इंटू टू टी, क्या लिखूँगा वी नॉट आई नॉट और इंटू कितना टू टी, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो और इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ। ठीक, तो ये कॉस फाइव कांस्टेंट है, यहाँ से कॉस फाइव क्या है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन कितना चलेगा आपका डी टी, लिमिट कहाँ से जीरो से टी तक। ठीक, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगा जीरो से टी तक। आगे देखो ये हो जाएगा माइनस का माइनस, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका जीरो से टी तक, और कॉस साथ में टू ओमेगा टी और प्लस का कितना फाइव, प्लस का कितना फाइव। अब देखिए इंटू डी टी, लिमिट अप्लाई। ठीक, अब देखो यहाँ बचा क्या
वी नॉट आई नॉट साथ में 2t, साथ में क्या बचा 2t, ये जाएगा बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर cos फाई। अब इसका बचा आपका स्मॉल टी, इंटीग्रेशन भाई इंटीग्रेशन डी टी का डी टी होता है ना, 0 से t माइनस कॉस का क्या होता है, ध्यान दो क्या, पहली बात तो 2 ओमेगा जो है वो नीचे आ जाएगा भाई, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, 2 ओमेगा टी को t मानेंगे, कुछ मानेंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है, और इधर टी का गुणांक नीचे चलाएगा, चलाएगा कि नहीं चलाएगा भाई, टी का गुणांक नीचे आ जाएगा तो ये 1/2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी और प्लस का 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5 होल पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी आपकी 0 से कहाँ तक, e तक, ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट वाला, ठीक, लिमिट अप्लाई कर लो, वी नॉट आई नॉट बटे कितना 2t, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos फाई अपनी जगह पर, और अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस 0, ये हो गया आपका माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो, तो पहले एक बार हो जाएगा आपका कितना, देखो अपर लिमिट, तो साइन साइन 2 ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा टी की जगह पर कैपिटल टी हो जाएगा और प्लस का 5, एक बार ये हो जाएगा अपर लिमिट, और माइनस के हो जाएगा 0, ठीक है, कॉस का होता है साइन ना, हाँ कॉस का साइन लिखेंगे ऐसे, अपर लिमिट और माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, और माइनस का लोअर लिमिट नीचे लिख देना है, ठीक है, साइन ये हो जाएगा, देखो एक बार 2 ओमेगा इंटू 0 और फिर कितना प्लस का 5, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, बड़ा ब्रैकेट बन, ऐसे पहले मसला फिर बुक बड़ा, हल कर लो इसको, वी नॉट आई नॉट बटे कितना 2t, यहाँ पर बचा टी कॉस फाइव, क्या बचा टी कॉस फाइव, बच गया टी कॉस फाइव माइनस 1/2 ओमेगा, और देखो यहाँ पर अगर मैं टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा रख लूँ, ठीक है, क्या रख लूँ t पाई/ओमेगा, भाई ये 0 हो गया, अब देखो ये हो जाएगा ब्रैकेट में साइन, यहाँ पे रख लो, पहले इसको लिख लो साइन 2 ओमेगा टी प्लस का कितना 5, t ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद, माइनस नीचे वाला लिख लो भाई, ये वाला 0 हो गया, तो ओवरऑल बचा कितना साइन 5 बचा यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक, अब t बराबर 2 पाई/ओमेगा होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, मान रख लो वी नॉट आई नॉट बटे 2 और 2 पाई/, कितना ओमेगा, ये हो गया, और यहाँ पर कैपिटल टी का मान भी 2 पाई/, कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू कॉस फाई, ये वाला, और माइनस 1/2 ओमेगा, और यहाँ पे अगर रखूँगा मैं क्या रखूँगा साइन 2 ओमेगा, और साथ में 2 पाई/ओमेगा, और प्लस का ये हो जाएगा कितना 5, प्लस का 5, ये छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा इतना भाग, और ये वाला देखो ध्यान जरा सा, ये वाला माइनस साइन 5 है, माइनस का साइन 5 करके ये मझले ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक, अब देखो ये वाला 2 दूनी 4 पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वी नॉट आई नॉट और ओमेगा बटे में कितना 2 दूनी 4 पाई, यहाँ पर आ जाओ, ये 2 पाई/, कितना ओमेगा, और यहाँ cos फाइव ये हो गया, और माइनस का 1/2 ओमेगा, यहाँ पर देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 दूनी 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान होता है 0, तो ये वाला टर्म 0, साइन 4 नहीं रुको, इधर साइन इसको लिखो 4 पाई+5 माइनस का साइन 5, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक, इसको और हल करो थोड़ा सा, इसको ऊपर करें किसका दे, देखो अब इसको और हल करेंगे तो इक्वल टू वी नॉट आई नॉट ओमेगा बटे 4 पाई, ठीक, ओमेगा बटे 4 पाई, अब देखो ये आप ब्रैकेट में लिखा है 2 पाई/ओमेगा, कैलकुलेशन रफ पे करके आराम से समझ के तब करिएगा, फिर 1/2 ओमेगा, देखो साइन 4 पाई+5 प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है भाई 4 पाई है ना, तो साइन 5 ही आएगा ये, ठीक है, ये इतनी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि देखो बदल के मैं कलर लिख देता हूँ, देखो चूँकि यहीं पे लिख देता हूँ साइन 4 पाई+5 इज इक्वल टू साइन 5, ठीक, तो आप इसको लिखिए बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन 5 और माइनस का साइन 5, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट बंद, साइन 5 कैंसिल 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो अब ब्रैकेट खुल जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका वी नॉट आई नॉट ओमेगा/4 पाई
यहाँ पर बचा 2 पाई/ओमेगा इंटू कॉस पाई। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक, तो ओवरऑल आप देखिए तो ये पी एवरेज बराबर बचा क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है V0 I0 अपॉन में 2 और इंटू कितना कॉस पाई। मैं इस 2 को 2 भाग में बांट भी तो सकता हूँ। पी एवरेज बराबर इसको लिख सकते हैं V0/√2, लिख सकते हैं ना, I0/√2 और इंटू कितना कॉस पाई। ध्यान दो भाई, ये √2 को उड़ा 2 है तो 2 भाग में लिख दिया। अब अगर याद हो तो आपको, चूंकि आपने पढ़ रखा है IRMS, ये भी फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। ये चूंकि आपने पढ़ रखा IRMS इज इक्वल टू I0/√2 होता है एंड VRMS इज इक्वल टू V0/√2 होता है। मतलब इसको मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो पी एवरेज बराबर मतलब औसत शक्ति बराबर ये हो जाएगा क्या, ठीक है, परिपथ की औसत शक्ति हो जाएगी आपकी VRMS है और इंटू IRMS इंटू कितना कॉस फाइव, जहाँ कॉस फाइव परिपथ का शक्ति गुणांक है, जहाँ कॉस फाइव ऐसे लिखो, जहाँ कॉस फाइव परिपथ का शक्ति गुणांक है, क्या है, शक्ति गुणांक है। ठीक, कॉस फाइव जो है परिपथ का क्या है, शक्ति गुणांक है। समझ में आया। ठीक, अब देखो शक्ति गुणांक की परिभाषा देखो क्या होता है, पावर फैक्टर। इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक, चलिए शक्ति गुणांक देखिए, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। ठीक, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर देखना है आपको, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक की परिभाषा के हिसाब से क्या देखेंगे, देखो आपको LCR परिपथ के लिए हम आप चित्र बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं LCR के लिए। देखो ये आपको पता है, ये करंट वाली लाइन है I। ठीक, XC हमेशा, या VC कह सकते हो, कुछ भी कह लो, VC या XC हमेशा नीचे होता है, तो इसको मैं XC कहता हूँ। ठीक, अब इधर देखो ये हो जाएगा XL, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सएल। अरे जैसे VC नीचे होता है, VL ऊपर होता है, वैसे XC और XL ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे V लिखो चाहे ये लिखो। अब इन दोनों का परिणामी मैंने मान लिया XL इज ग्रेटर देन, इधर तो XL और परिणामी कैसे निकालेंगे, वेक्टर है ना, तो XL माइनस XC ये हो जाएगा। अब इधर है आपके पास क्या, R है, प्रतिरोध वाला है, अरे VL, तो इसके बीच का इसका परिणामी होगा, पक्का है ना, इसको परिणामी कहेंगे जिसका नाम होगा Z। ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये कोण आपका फाइव है। ठीक, तो देखो कॉस फाइव बराबर क्या है, किसी परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को, किसी परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, परिभाषा ये कहती है किसी परिपथ के प्रतिरोध, ठीक है, मतलब कॉस फाइव बराबर किसी परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। कॉस फाइव इज इक्वल टू R/Z। ठीक है, कॉस फाइव इज इक्वल टू R/Z। ठीक है, और जेड का मान यही होगा XL माइनस XC। LC परिपथ के लिए लिखेंगे, हाँ समझ में आएंगे। किसी भी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होती है। फिर से बार सुन लो, किसी परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ के प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होती है। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको देख लो। कंडीशंस, ठीक, कंडीशंस क्या क्या है देखो, यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, पहला है यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, परिपथ में क्या हो, केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, मतलब ये है कि फार्मूला तब हो जाएगा Z बराबर LCR के लिए R² इज इक्वल टू XL माइनस क्या निकला गया LCR के लिए होल स्क्वायर। अब अगर शुद्ध प्रतिरोध है, ठीक है, तो ना तो उसमें XL होगा ना ही XC होगा, भाई प्रतिरोध है तो ना XL होगा ना XC होगा, क्योंकि प्रतिरोध में केवल R होता है। ठीक, तो इसका मतलब XL और XC दोनों बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो अगर दोनों बराबर हो जाएगा, Z हो जाएगा किसके बराबर, R के। ठीक, बातें समझ में आई। ठीक, और अगर Z बराबर R के हो गया तो इसका मतलब हो गया कॉस फाइव इक्वल टू R अपान कितना हो गया, R से R कैंसिल, कॉस फाइव बराबर कितना होगा 1। तो शक्ति गुणांक कितनी होती है, 1। शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, बात समझे। और फाइव बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, अगर कॉस फाइव बराबर 1 आ गया तो फाइव बराबर क्या निकलेगा, 0, है ना, मतलब कलांतर 0 होता है। यहाँ से भी सिद्ध है। और देखो जिस परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा तो उसमें V और I के बीच कोई कलांतर नहीं होता है। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड पार्ट इसमें सेकंड नोट लिखा है। सेकंड नोट जो लिखा है, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा, ठीक है, जब परिपथ में
शुद्ध प्रेरक लगा। ठीक, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक लगा होगा तो इसका मतलब आर बराबर 0 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा 0। तब क्या हो जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू, देखो जरा, आर बटे जेड, ऊपर 0 हो गया तो कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा 0। कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखो शक्ति गुणांक शून्य हो गया परिपथ का। और फाई बराबर कितना निकलेगा कॉस पाई बाई 2, कॉस मतलब भाई कॉस फाई बराबर कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं 0 को, कॉस कॉस कैंसिल, फाई बराबर कितना पाई बाई 2। तो देखो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी देखो पाई बाई 2 होता था। याद हो जो शुद्ध प्रेरक वाला परिपथ है वो धारा से ठीक है, प्रेरक जो वो पाई पाई बाई 2 कला क्या होता है पश्चगामी होता है। अगर यहाँ पे धारा बना लूँ नहीं अग्रगामी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वी एल। याद है। ठीक, ये 90 कला क्या होता है अग्रगामी, ये सब पढ़ाया गया है। ये सब हो गया। थर्ड नंबर देखो, जब परिपथ में शुद्ध क्या लगा हो संधारित्र, जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो तब भी आर बराबर 0 है ना। आर बराबर तब भी तो 0 होगा भाई। ये क्या हो जाएगा आपका आर बराबर 0। तो उसी सूत्र से जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर, इस वाले सूत्र जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस फाई बराबर अगर आर 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ भी 0 बटे कितना हो जाएगा जेड, और 0 का मान 0, अर्थात कॉस फाई बराबर कितना 0। तो परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ भी आपका क्या आया 0 आया। कॉस फाई जो है वो शक्ति गुणांक क्या हुआ 0। तो इसका मतलब फाई बराबर फिर से कितना आया पाई बाई 2। तो आपको याद भी होगा देखो ये धारा है और यहाँ भी इसी होता है, याद है। ये 90 कला पश्चिगामी मतलब कलांतर दोनों में 90 अंश होता है, समझ में। देखो इस तरीके से कह सकते हैं आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना 1, आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना 1, और सी तथा एल परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। सी तथा एल परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है 0 होता है। बातें समझ में आई। शक्ति गुणांक क्या होता है 0 होता है। इस तरीके से ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे मिलेंगे। ठीक।